नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 16 जो कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, कहने का मतलब ये है कि हम जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं हमें उनका किस दर से उपयोग करना चाहिए और किस तरह हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम लेसन नंबर 15 की 4 वीडियो बना चुके हैं और लेसन नंबर 15 जो है हमने सबसे पहले जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, फिर परिभाषाएं बताई थी, फिर किताबों के अंदर के क्वेश्चन बताए थे और फिर हमने अभ्यास के प्रश्नों को किया था। सेम इसी कड़ी में हम लेसन नंबर 16 को भी करेंगे और कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर अब है ना लेसन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, तो इसके बाद हम लेसन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो 2 लेसन हैं ये बहुत ही आसान से चैप्टर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और इनको हम कम से कम समय में अच्छी तरह प्रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बना रही है और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर और कमेंट भी करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन नंबर 16 की। वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। देखिए, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उनका कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे लेसन की बात ना करके हम उसके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं आज केवल इस लेक्चर के अंदर उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे पॉइंट नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम, जल आदि ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, हम इस जो प्राकृतिक संसाधन है हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, जो प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हमारे चारों ओर हमें दिखाई दे रही है जो कि मनुष्य के लिए मूल्यवान और उपयोगी है उन्हें हम संसाधन कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी हम इसी को कहेंगे। देखिए, वन हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्योंकि वनों से हमें देखिए दवाइयाँ, वनों से हमें टिम्बर्स, वनों से हमें लकड़ी, वनों से हमें फल फूल ये सभी प्राप्त होते हैं। और वन्य जीवन हमारे लिए संसाधन कैसे हैं? देखिए, वन्य जीवन हमारे लिए संसाधन कैसे है? क्योंकि वन्य जीव और जो प्रकृति है आपस में संतुलन बना कर रखती है और प्रकृति के अंदर यदि संतुलन अच्छा होगा तो प्रकृति भी अच्छी रहेगी। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम ये प्राकृतिक गैस, यदि हम इनकी बात करें तो देखिए ये तो इनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये हमारे जो है जीवाश्म ईंधन भी कहलाते हैं और ये मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको हमने प्राकृतिक संसाधन माना है। जल, देखिए जल असमाप्य यानी कि कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा प्राकृतिक संसाधन क्या है, पॉइंट नंबर 2 में हमें पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का अर्थ क्या है। देखिए, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं उनके मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है वो बात करनी है। जैसे हम बात करते हैं मृदा की, मृदा मीन्स मिट्टी, जल, वायु तथा दूसरे अन्य संसाधनों का संरक्षण और सदुपयोग करना ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। ये प्रकृति का जो प्राकृतिक संसाधन है
प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन कहलाता है। देखिए हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हमें उनका संरक्षण करने के साथ साथ सदुपयोग भी करना चाहिए। देखिए सदुपयोग करने का मतलब ये है कि हमें उचित मात्रा में और जितनी ज़रूरत है उतने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण का भी संरक्षण कर सके। देखिए इसी से जुड़ा एक तीसरा पॉइंट है कि गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। देखिए आज मानव के क्रियाकलापों के कारण हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य की वजह से हो रही है, क्योंकि मनुष्य इन संसाधनों का दोहन जो है बहुत ही ज़्यादा करने लग गया है, अत्यधिक करने लग गया है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया है कि गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। क्यों प्रदूषित हो रहा है कि घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, मल मूत्र और बिना उपचारित किया अधजले शरीर, ये सभी गंगा नदी में फेंक दिए जाते हैं। और जब घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा यदि जल में मिल जाएगा तो जल प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 4, देखिए गंगा नदी में इस समस्या की वजह से एक गंगा नदी के जल में कोलीफॉर्म जीवाणु पाए जाने लगे हैं। और कोलीफॉर्म जो है जीवाणु का एक वर्ग है, जिसके कारण मनुष्य में आंत्र मतलब आंत रोग हो जाता है। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, यानी कि छोटी आंत जो होती है, उसके अंदर रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। पर्यावरण को, जैसे पॉइंट नंबर 5 देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R सूत्र का उपयोग करना चाहिए। देखिए 3R सूत्र का मतलब क्या है? 3R, पहला मतलब है रीयूज, दूसरा मतलब है रिसाइकल और तीसरा है रिड्यूज। देखिए 3R सूत्र का उपयोग करना चाहिए, जिसके अनुसार हमें संसाधनों का कम उपयोग, रिड्यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूज। और पुण्यचक्रण का मतलब होता है रिसाइकल, और पुण्य उपयोग का मतलब है रीयूज। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 3R, लेकिन आज मैं आपको बताऊं 3R की जगह पे 5R आ चुका है, लेकिन हम 3R सूत्र का ही उपयोग करते हैं। और ये आपके प्रश्न पत्र जैसे स्टेट बोर्ड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए 3R सूत्र का मतलब क्या है कि कम उपयोग, पुण्यचक्रण और पुण्य उपयोग। देखिए ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि कम उपयोग करने का अर्थ क्या होता है। देखिए कम उपयोग करने का अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए जैसे बिजली के जो पंखे हैं, बल्ब है आदि को, इन सभी को आवश्यकता ना होने पर बंद कर देना चाहिए। और आपने देखा होगा घरों में नल टपकते रहते हैं, पानी जो है वो वेस्ट होता रहता है, तो टपकने वाले नल की तुरंत मरम्मत करवाकर हमें ऐसे पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। देखिए इसके बाद पुनः उपयोग के बाद आता है पुण्यचक्रण। पुण्यचक्रण का अर्थ क्या है कि जैसे कांच है, प्लास्टिक है या धातु की कोई वस्तु है, उनका पुण्यचक्रण करके उन्हें फिर से उपयोगी वस्तु में बदला जा सकता है। देखिए पुण्यचक्र मतलब होता है रिसाइकल, कि हमारे पास जो प्लास्टिक है, कांच है या धातु की कोई वस्तु है, यदि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उनको पुण्यचक्रण के लिए भेजकर हम उसके बदले नई वस्तु में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है पुण्य उपयोग। देखिए पुण्य उपयोग का जो अर्थ है वो ये है, पुण्य उपयोग, पुण्य मतलब दोबारा उपयोग, यानी कि वस्तुओं का बार बार उपयोग करना। और इसके लिए हम प्लास्टिक की बोतलें, जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बोतलें हैं, हम उनसे गमले भी बना सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों से हम जैसे मग, जैसे हम जिससे नहाते हैं वो भी बना सकते हैं। और पॉलीथीन्स
जो है कि थैलियाँ जो होती हैं, कागज़ के लिफाफे जो है, धातु जो है, कांच के जो डब्बे हैं, उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने पॉइंट नंबर 9 में लिखी है कि पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बढ़िया तरीका। देखिए, पुनः चक्रण में हमें उस वस्तु का विनिर्माण करना पड़ता है, लेकिन पुनः उपयोग में हमें किसी वस्तु का पुनः निर्माण नहीं करना पड़ता। देखिए, पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बहुत ही बढ़िया तरीका माना गया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि आपने देखा पुनः चक्रण में शायद कुछ ऊर्जा जो होती है वो व्यर्थ हो जाती है। अब बात करते हैं 10वें नंबर पॉइंट की कि गंगा सफाई योजना क्या है, गंगा एक्शन प्लान। देखिए, ये 1985 में इसलिए आया क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। देखिए, 1985 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान ये निकाला था, बनाया था, क्योंकि गंगा के अंदर जो जल की गुणवत्ता थी वो बहुत ही कम हो रही थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि गंगा जो है हिमालय में स्थित अपने उद्गम क्षेत्र जिसका नाम है गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा करती है। देखिए, गंगा का जो उद्गम केंद्र है वो गंगोत्री है और बंगाल की खाड़ी में वो गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरे, यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा होता है, मल होता है, अथवा अन्य क्रियाकलाप जैसे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, शवों और राख को बहा देते हैं, उसके कारण ये एक नाले में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जल जो है एक स्वच्छ संसाधन होना चाहिए, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, ये आपने सुना भी होगा। तो ये कह रहा है कि नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरे तथा मल अथवा अन्य क्रियाकलापों जैसे नहाने के लिए, कपड़ा धोना, शवों राखों को बहाना आदि के कारण एक जो ये चीज़ है, पानी जो है एक नाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम बात करें यदि गंगा की, तो गंगा भी एक नाले में परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा हम गंगा के अंदर बहा देते हैं। अब पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं। जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं वे सभी पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों से प्राप्त होती है, इसलिए हम संसाधनों का सर्वेक्षण करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक सुई से लेकर एक जहाज के निर्माण में हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और संसाधन जो होते हैं मनुष्य के लिए मूल्यवान और उपयोगी भी होते हैं। पॉइंट नंबर 14 की बात करें, आओ। जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो कचरा उत्पन्न होता है, जिससे यदि कचरा उत्पन्न होगा तो प्रदूषण उत्पन्न होगा, इसलिए हमें सतत विकास के लिए आवश्यक है कि हमें संसाधनों का उचित प्रबंधन करना चाहिए और कचरे का उचित निपटान करना चाहिए। देखिए, हम जब भी किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उससे कचरा जरूर उत्पन्न होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, व्यर्थ बहुत ही ज़्यादा संसाधनों को करते हैं, जिससे प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमें इस तरह संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, या इस तरह हमें संसाधनों से विकास करना चाहिए कि जिससे भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हमें संसाधनों का उचित प्रबंधन करना चाहिए और उचित निपटान करना चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर 15 जो है, 15, 16 और 17 छोटे छोटे पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय लंबी अवधि को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये है कि आप ये सोचो कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कुछ ही समय में कर सकते हैं, नहीं, ऐसा हम गलत सोच रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाने के लिए उनको हमें किस तरह उपयोग करना है, तो उसके लिए हमें एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह ये कह रहा है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय लंबी अवधि को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए,
पॉइंट नंबर 16 कह रहा है वन जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैव विविधता के बारे में बात करना या उसके बारे में बताऊंगा। देखिए जैव विविधता क्या होता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना। देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और ये भी प्रश्न आता है कि जैव विविधता जो है मानव के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिससे जो है प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अब पॉइंट नंबर 17 जो कह रहा है वो कह रहा है जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या पर है। जैव विविधता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, यानी कि विभिन्न प्रकार की स्पीशीज का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। पॉइंट नंबर 18 की बात करें तो जैव विविधता की हानि जो होती है पारिस्थितिक स्थिरता की हानि होती है। मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जैव विविधता कितनी जरूरी है, क्योंकि मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि यदि जैव विविधता की हानि होगी तो प्राकृतिक या पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की कि दावेदार। देखिए दावेदार होता क्या है। दावेदार वे व्यक्ति है जो वनों में रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं, और ये भी कहा जा सकता कि वन विभाग के कर्मचारी या वे उद्योगपति जो वन उत्पादों का उपयोग करते हैं या वनों से प्राप्त कोई भी वस्तु होती है उनका उपयोग करते हैं, और वन्य जीवन और प्रकृति, या ये भी कह सकते हैं कि वन्य जीवन और प्रकृति से प्रेम करने वाले या प्रकृति को चाहने वाले लोग भी दावेदार हो सकते हैं। इनको हम स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। दावेदार हम समझ नहीं पाते कि क्या होता है, तो हमें दावेदार के साथ स्टेक होल्डर्स का भी नाम याद रखना होगा कि ये वे व्यक्ति होते हैं या तो वे वनों में रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं, या हम फिर कहे कि दावेदार वे व्यक्ति होते हैं जो वे वन विभाग के कर्मचारी या जो वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं, या ये कहे कि वे वन्य जीव और प्रकृति के चाहने वाले हैं। पॉइंट नंबर 20 की बात करें तो भारत का वन आच्छादित क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्र का केवल 20% है, जबकि यह कम से कम 33% होना चाहिए। देखिए भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से वनों का लगभग 33% होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन भारत की यदि हम बात करें तो भारत का वन आच्छादित क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्र में केवल 20% का ही क्षेत्र लिए हुए हैं। और हमें वनों से मैंने पहले ही बताया था, वनों से टिम्बर, कागज, लाख, खेल का सामान ये सभी हमें मिलता है। और वन संसाधनों का शोषण, आपको पता होगा कि वन जो संसाधन है उनका हम दोहन कर रहे हैं, क्योंकि वन संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए ये शीघ्रता से लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे हमें पता है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये भावी समय में आने वाले 50 वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे। तो उसी तरह वन्य संसाधनों का भी हमें संरक्षण करना है, उनका शोषण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये शीघ्रता से लुप्त होते जा रहे हैं। और जल वातावरण में जलवायु के नियमन का कार्य करता है। देखिए जल के बिना जलवायु भी अधूरी है, जल के बिना जीवन भी अधूरा है, क्योंकि जल ही वातावरण में जलवायु के नियमन का कार्य करता है। जैसे जल से टरबाइंस चलती है और टरबाइन से विद्युत उत्पन्न की जाती है। और जल कृषि और उद्योगों के लिए भी जल जो है कृषि एवं उद्योग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में देखिए पॉइंट नंबर 27, हमारे देश में मानसून के कारण मुख्य रूप से वर्षा होती है। और हमारे देश में सिंचाई की विधियाँ यदि हम बात करें तो बांध भी सिंचाई का एक साधन है, सरोवर भी सिंचाई का एक साधन है, और नहरें भी सिंचाई का एक साधन है। तो हमारे देश में जो कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है। हमने पिछली कुछ कक्षाओं में भी पढ़ा था कि जो हमारे भारत के अंदर लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और कृषि हमारी जो है वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन आज के दौर में हमने थोड़ी सी
थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त की है। जैसे बांध बनाकर हम सिंचाई कर लेते हैं, सरोवरों से सिंचाई कर लेते हैं, छोटी छोटी नहरें निकालकर सिंचाई कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 28 की बात करें तो हिमाचल में सिंचाई के लिए कुल्ह, देखिए ये एक पुराना मेथड था, ये एक ऐसी पुरानी व्यवस्था थी जो लगभग 400 वर्ष पहले आरंभ की गई थी और शायद कुछ जगह पे आज भी इनको बनाया जाता है। लेकिन मैं बात करूँगा हिमाचल और राजस्थान की। हिमाचल और राजस्थान में जल संभर क्षेत्र भी बनाए जाते हैं, जलों को इकट्ठा भी किया जाता है, जल संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जल की मात्रा बहुत ही कम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बड़े बांधों के द्वारा, देखिए बांध जो हम बनाते हैं उनसे हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत माना जाता है। बांध के द्वारा पर्याप्त जल का भंडार किया जाता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपको मैंने बताया कि जल से टरबाइन चलती है, टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है। देखिए बांध बनाने के लाभ नहीं है, बांध बनाने की अनेक हानियां भी होती है। जैसे बड़े बांधों के निर्माण से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे स्थानीय लोगों का विस्थापन हो जाता है, यानी कि वो अपनी जगह को छोड़कर उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। जैव विविधता और वनों का क्षेत्र भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम डैम बनाते हैं यानी कि बांध बनाते हैं, उसी तरह पहले के लोग चेक डैम बनाते थे। चेक डैम मिट्टी की अस्थाई या स्थायी दीवारें होती है, यानी इनको हम परमानेंट या अनफॉर्चुनेटली अपरमानेंट भी यानी कि अस्थाई भी कह सकते हैं, जिन्हें कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, जिससे भूमिगत जल में वृद्धि हो सके और भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए होता है। देखिए चेक डैम जो बनाने का जो मेन कारण रहा है वो ये था कि भूमि के जल के स्तर को ऊपर लाना है। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट और रह गए हैं कि जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत मृदा और जल संरक्षण के लिए वनस्पति वृद्धि को महत्व दिया जा रहा है। इससे बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 33 जो है, देखिए सतत विकास। देखिए मैंने बताया था सतत विकास क्या होता है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम जो विकास करते हैं उसे हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। सतत विकास के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन संसाधनों का संरक्षित किया जाना जरूरी है। देखिए आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि जिस दर से हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दोहन कर रहे हैं, आने वाले 50 वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, समाप्य संसाधन है। इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और इससे पॉइंट नंबर 34, हमें सतत विकास के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल जाए। देखिए मैं आपको कई बार सतत विकास के बारे में बता चुका हूं और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हमें सतत विकास पर कितना जोर दिया जा रहा है। और सतत विकास में ये कहा जा रहा है कि हमें मोस्टली प्राकृतिक संसाधनों का या नवीकरणीय योग्य संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे हर संसाधन या जो संसाधन का जो लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके या आने वाली पीढ़ी भी उनका लाभ उठा सके। और अंतिम पॉइंट है, इसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये समाप्त हो जाएंगे कि जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। हम सभी को पता है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें इन संसाधनों का या इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। देखिए संसाधन बहुत ही जरूरी हमारे लिए है। संसाधनों के बिना जो है देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। और हम बात करें संसाधनों की तो ये संसाधन जो हमें प्राप्त हुए हैं हमें इनका विवेकपूर्ण और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों के अंदर जैसे जल भी आता है, मृदा भी आती है और अन्य चीज़ें वन और वन्य जीवन भी आता है। देखिए जरूरी नहीं है संसाधन हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अंधाधुंध उपयोग करें। हमें आज जो
जैसे हम पढ़ते थे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। देखिए हमें परंपरागत जो हमें पता है कि कौन से परंपरागत होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। लेकिन ये समाप्य भी है। देखिए समाप्य कहने का मतलब है ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। देखिए इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए आधुनिक दौर में हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे जल ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का। देखिए सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सौर ऊर्जा का भविष्य जो है भारत में उज्जवल भी है। क्यों है? क्योंकि भारत जो है के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, जिससे जैसे राजस्थान में या गुजरात की बात करें तो माधवपुर में स्थित जो भुज है उसमें जो सूर्य का प्रकाश जो है वो अत्यधिक हमें प्राप्त होता है। वहाँ पर जो सौर ऊर्जा के केंद्र अत्यधिक स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कि विद्युत उत्पन्न की जा सके। देखिए विद्युत उत्पन्न जो है हम पहले जल से करते थे, लेकिन आज जो है अनेक माध्यमों से कर रहे हैं। देखिए सौर ऊर्जा से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जल ऊर्जा से भी कर सकते हैं, वायु ऊर्जा से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें उनका उपयोग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसाधनों का प्रबंधन करने के साथ साथ उनका उचित उपयोग करना है। क्या करना है? उचित उपयोग करना है। यदि हम अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग करते रहे तो एक दिन ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और देश का जो आर्थिक विकास है वो रुक जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।